नमस्ते बच्चों, आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कल मैंने आपको बताया था कि वस्त्र क्या होते हैं, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है और वस्त्र को धारण करने के क्या कारण, यानी इनको पहनने के क्या कारण, हम क्यों वस्त्र पहनते हैं। फिर इसके बाद में मैंने बताया था कि वस्त्रों में कौन से गुण होने चाहिए जिनके कारण हम इनको एक्सेप्ट करते हैं। तो आज आगे हम कल मैंने 2 पॉइंट करवाए थे। एक था, पहला था उसमें पर्याप्त मजबूती, दूसरा था उसकी संतोषजनक लंबाई। नेक्स्ट आज हम करेंगे इसमें लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी किसे कहते हैं? जब हम रेशों को खींचकर अथवा तान कर उनको छोड़ देते हैं तो वो पुनः अपनी स्थिति या आकृति को ग्रहण कर लेता है, तो वह क्या कहलाता है? उसका लचीलापन का गुण कहलाता है। परंतु बहुत अधिक रेशों या धागों को खींच दिया जाए तो उनकी लचीलापन समाप्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप रेशे या तो टूट जाते हैं या उनकी शेप खराब हो जाती है, जिन्हें सुधारना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। अतः रेशों में लचीलेपन का गुण होना अनिवार्य है। इसी गुण के कारण रेशों में झटके सहन करने की क्षमता उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप धागे को जब बीम क्या होती है? जैसे लूम होती है, उस पर इनको चढ़ाया जाता है। और ताने बाने के धागे होते हैं, ये आगे हम आपको बताएंगे। ताने बाने क्या होते हैं? कि धागों को तानते हैं। वस्त्र बुनाई करते समय उन्हें ठोकना आदि कार्य संभव है। रेशे में यह गुण का होना बहुत ही आवश्यक होता है। ऐसे वस्त्र सुंदर, मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। इनमें शरीर के अनुरूप ढलने की गुण होता है तथा इनमें श्रेष्ठ लटकनशीलता का गुण भी होता है। नायलॉन के तंतु में लचीलेपन का गुण सबसे अधिक पाया जाता है, जिसके कारण इसके मोजे एवं लंबे स्टॉकिंग्स वगैरह बनाए जाते हैं। ये वस्त्र शरीर से सटे रहते हैं, वह आरामदायक होते हैं, सुखद होते हैं और इनको कोई भी, जैसे नायलॉन के जो कपड़े होते हैं उनको जैसे पहन लेते हैं तो ये अपने शरीर में फिट हो जाते हैं, कोई भी शेप हो उसमें ये एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है? हमारे लचीलेपन का गुण कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्था। प्रतिस्कंदता यह वह गुण है, इसे कहते हैं रेशों का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के पश्चात उनको छोड़ दिया जाता है तो वे पुनः अपने वॉल्यूम यानी ओरिजिनल जो उसकी वॉल्यूम होती है, आयतन होता है, उसको प्राप्त कर लेता है। तो वो क्या कहलाता है? प्रतिस्कंदता कहलाता है। नेक्स्ट आता है प्रत्यास्था। इसको रेशों को खींचकर अथवा तानकर छोड़ देने के पश्चात अगर वे पुनः अपनी लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं तो यह गुण उसकी प्रत्यास्था कहलाते हैं। तो इसमें क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रतिस्कंदता में तो क्या है, वो अपनी आयतन को प्राप्त कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रतिस्कंदता। और प्रत्यास्था में क्या है, वो अपनी खींचने के बाद अपनी लंबाई को प्राप्त कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रत्यास्था कहलाता है। तो ये दोनों गुण भी कपड़े के अंदर होना अति आवश्यक है। वस्त्र निर्माण के लिए प्रत्यास्था का होना बहुत अत्यधिक आवश्यक है, परंतु कुछ एक रेशों में जैसे कपास के रेशों में प्रत्यास्था के गुणों का अभाव होता है, परंतु उनमें यह गुण विद्यमान रहते हैं, जैसे आपस में चिपकने का गुण, बंधन क्षमता आदि ये गुण कॉटन में बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इनसे मजबूत एवं टिकाऊ वस्त्र निर्माण किए जाते हैं। परंतु वस्त्र निर्माण के पश्चात प्रत्यास्था के गुणों के अभाव के कारण ही सूती वस्त्रों में शीघ्र ही सलवटें पड़ जाती हैं। सलवटें इस पड़ने का कारण यही होता है कि वो क्या है, अपनी शेप को या अपनी वॉल्यूम को ग्रहण नहीं कर पाते, जिसके कारण क्या है, कपड़ों में सलवटें आ जाती हैं। तो वे वस्त्र अपनी पूर्वाकृति को खो बैठते हैं। यही कारण है कि 1-2 बार सूती वस्त्र पहनने के पश्चात उन्हें धोना पड़ता है तथा स्टार्च या कलफ लगाकर प्रेस करनी पड़ती है, तभी वे जाकर क्या है, दोबारा पहनने लायक होते हैं। प्रत्यास्था के गुण की उपस्थिति के कारण ही वस्त्रों में सलवटें नहीं पड़ती हैं। अगर ये गुण उनमें होगा, ये दोनों गुण अगर उसमें होते हैं तो क्या है, कपड़ों में सलवटें नहीं पड़ेंगी, वो बार बार मोड़ने पर भी क्या है, वापस अपनी शेप में आ जाएंगी। कई बार देखते हो आप हैंगर में या खूंटी वगैरह पे टांग देते हो तो उसमें क्या है, वहाँ पे वो उसकी सलवटें पड़ जाती है। तो यही कारण है कि उनमें प्रत्यास्था के गुण का अभाव होता है और बार बार बिना अधिक इस्त्री, कलफ आदि के कई बार पहने नहीं जा सकते हैं। उनका परिणाम संबंधी स्थायित्व भी क्या है, लंबे समय तक बना रहता है। ऐसे वस्त्र शरीर पर भली भांति सुंदर ढंग से लटकते रहते हैं। साथ ही इनके रख रखाव खर्च पर भी कम खर्च पड़ता है। मानवकृत रेशों में आवश्यकता अनुसार प्रत्यास्था का गुण समाहित कर दिया जाता है। जो सिंथेटिक फैब्रिक होते हैं उनमें तुमने देखा होगा कि वो क्या है, पहनने के बाद वापस अपनी उसी शेप में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा
बंधन क्षमता, बंधन क्षमता क्या होता है? बंधन क्षमता या आपस में सटने की क्षमता, यानी पास पास उनका होना। तो ये इसको क्या कहते हैं? कोहेसिवनेस ऑफ स्पिनेबिलिटी। तो रेशो में आपस में सटने का गुण क्या कहलाता है? बंधन क्षमता कहलाता है। कपास के तंतु जबकि लंबाई में काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन इनमें क्या है? यह गुण अधिक होता है। मोस्टली कपास के रेशो की लंबाई आधा इंच से लेकर 1.5 इंच तक ही इनकी लंबाई होती है। साथ ही उनमें लचीलापन, प्रतिस्कंदता एवं प्रत्यास्थता जैसे गुणों का भी क्या है? अभाव होता है। यानी ये गुण क्वालिटीज़ होती हैं, ये कपास के रेशे में कम होती है। परंतु क्या है? इनके रेशो में आपस में सटने का गुण अत्यधिक होता है, जिसके कारण कपास के रेशो में अविरल लंबाई के धागे यानी बहुत ज़्यादा लंबाई के धागे बनकर तैयार हो जाते हैं। धागे बनने के पश्चात भी इनके रेशे जब इनको झड़काते हैं, कई इनकी प्रोसेस की जाती है, तब भी ये क्या है? टूटते नहीं है, बल्कि आपस में दृढ़ता से एक दूसरे के साथ क्या है? ये चिपक जाते हैं। तो कपास के रेशों में आपस में सटने का यह है गुण क्या कहलाता है? बंधन क्षमता के कारण ही होता है। बंधन क्षमता के अभाव में क्या होता है? रेशे बढ़ते समय, ऐंठन देते समय अथवा कताई करते समय आपस में चिपकेंगे नहीं, बल्कि छोटे रेशे छिटक कर बिखर जाएंगे, जिससे धागा बनाने का कार्य सरलता से संपन्न नहीं हो सकेगा। सूक्ष्म रेशे जितनी सरलता एवं शीघ्रता से, सूक्ष्म मतलब स्टेपल फाइबर, मैंने पहले बताया था तुम्हें पिछली क्लास में कि फिलामेंट फाइबर क्या होते हैं और स्टेपल फाइबर क्या होते हैं। फिलामेंट फाइबर मैंने बताया था कि क्या है? जो लंबे रेशे होते हैं, जिनकी लंबाई अधिक होती है, वो क्या कहलाते हैं? स्टेपल फाइबर, फिलामेंट फाइबर कहलाते हैं। और जो छोटे, जिनकी लंबाई क्या होती है? इंचज़ में होती है, वो क्या कहलाते हैं? छोटे होते हैं, तो वो क्या है? स्टेपल फाइबर कहलाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, सभी जो नेचुरल फाइबर हैं, किसको छोड़कर? सिल्क को छोड़कर, यानी रेशम को छोड़कर जितने भी नेचुरल फाइबर हैं वो क्या है? स्टेपल फाइबर हैं। और एक सिल्क एक ऐसा नेचुरल फाइबर है जो क्या है? वो फिलामेंट फाइबर है, यानी उसकी लंबाई अत्यधिक होती है। बाकी जो मैन मेड फाइबर हैं वो क्या है? मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी लंबाई वो कितनी भी कर सकता है, तो वो फिलामेंट फाइबर्स ही होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा कोमलता, सूक्ष्मता यानी कोमलता, फाइननेस या सॉफ्टनेस बोलते हैं इसको। सूक्ष्म एवं कोमल रेशों से मुलायम एवं कोमल वस्त्रों का निर्माण होता है। कोमल रेशों से निर्मित वस्त्र देखने में सुंदर भी लगते हैं और आकर्षक भी लगते हैं, साथ ही पहनने भी, तुम्हें पता होगा कि पहनने में भी क्या होते हैं? आरामदायक होते हैं। मुलायम कपड़े जब हम पहनते हैं तो हम क्या है? सुख की अनुभूति करते हैं, और परिधान जितना कोमल होगा हमें उसको पहनने में उतने ही आनंद आता है, और उनकी लोकप्रियता भी, यानी उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। ऐसे वस्त्र पहनने से शरीर पर बोझ नहीं लगता है, और ऐसा लगता है जैसे कि क्या है? हमारे शरीर का ही एक अंग है। कोमल वस्त्र स्पर्श में भी चिकने एवं सुखद प्रतीत होते हैं। घर के जो कार्य हेतु भी क्या है? हम मुलायम कपड़ों को ही यूज़ में लेते हैं, जैसे कि टेबल पोंछने के लिए, बर्तन पोंछने के लिए, फर्श को साफ करने के लिए मुलायम वस्त्र ही अच्छे माने जाते हैं। मोटे रेशों से क्या है? खुरदरे एवं रुखड़े वस्त्र बनते हैं, जिनका उपयोग अक्सर दरी, कालीन, पर्दे के कपड़े आदि बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। खादी के वस्त्र भी अक्सर मोटे रेशों से बनाए जाते हैं, फलतः ये भी देखने में रुक्ष, खुरदरे, मोटे एवं रुखड़ी सतह वाले होते हैं। मोटे एवं कठोर रेशों से डोरी, बोरे, टाट, यानी टाट क्या होते हैं? जो स्कूलों में बच्चे बिछाते हैं उसे टाट बोलते हैं। चारपाई बुनने हेतु रस्सी या चपटे फीते आदि बनाए जाते हैं। परिधान हेतु हमेशा ही कोमल वस्त्रों का चुनाव किया जाता है। लोकप्रियता के लिए वस्त्रों की कोमलता का होना अनिवार्य गुण है। कड़े रेशों से निर्मित वस्त्र कठोर होते हैं, जो शरीर में चुभन पैदा करते हैं। कोमल एवं कठोर वस्त्र के इसी अंतर ने मानव को वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में एक क्रांति लाई है। कोमल वस्त्र सर्वदा ही आरामदायक, सुंदर, सुखद एवं स्पर्श में अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अवशोषकता यानी अब्जॉर्बेंसी। अवशोषकता से आप क्या समझते हैं? अवशोषकता होती है यानी कपड़े में पानी को अब्जॉर्ब करने की क्षमता, यानी कपड़ा पानी को कितना अब्जॉर्ब कर सकता है। वस्त्रोत्पादन हेतु यानी वस्त्रों को बनाने के लिए रेशों में नमी एवं आर्द्रता को अवशोषित करने का गुण भी होना चाहिए। पहनने व प्रयोग के पश्चात अक्सर क्या हो जाते हैं? वस्त्र गंदे हो जाते हैं, तो उनको धोना भी पड़ता है और सुखाना भी पड़ता है। अगर उनमें पानी को अब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं होगी तो वो क्या हो जाएंगे? धुलेंगे नहीं, उनमें से मैल नहीं निकलेगा, और जब हम सुखाएंगे और पानी नहीं उड़ेगा तो वो क्या है? लंबे टाइम तक गीले ही बने रहेंगे।
गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से जैसे पसीना निकलता है, अगर वस्त्र में नमी और शोषकता का गुण नहीं होगा तो वो पसीना क्या है, हमारे शरीर पर ही चिपका रहेगा, वो कपड़ा उसको अवशोषित नहीं कर पाता, जिससे क्या है त्वचा पर क्या है स्वच्छ एवं उससे क्या हो जाती है, हमारे चिपचिप हो जाती है शरीर में। ऐसे वस्त्रों से पसीना भी शीघ्र ही सूख कर क्या हो जाता है, अगर अवशोषित जिनमें अवशोषकता का गुण होगा वो क्या है, शीघ्र ही हमारे इस पसीने को सोख लेंगे और सोखने के बाद कपड़े से पसीना जल्दी ही सूख कर उड़ जाता है। अतः ये वस्त्र क्या, इसीलिए हमें वो क्या लगते हैं, आरामदायक लगते हैं। तुमने देखा होगा सिंथेटिक कपड़े जब हम पहनते हैं तो वो क्या है, गर्मी में चुभने लगते हैं। क्यों चुभने लगते हैं? क्योंकि क्या है, उनमें अवशोषकता का गुण कम होता है। कपास के रेशों में अवशोषकता का गुण श्रेष्ठ रूप से यानी बहुत ज़्यादा होता है। इसी गुण के कारण सूती वस्त्र सभी मौसम में पहना जा सकता है, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो, पहनने के लिए उपयुक्त रहते हैं। ये शरीर को आरामदायक एवं सुखद लगते हैं। छोटे बच्चों को हमेशा ही सूती वस्त्र पहनना चाहिए ताकि उनके शरीर से निकले पसीने शीघ्रता से सूखते जाएं एवं उन्हें फोड़े, फुंसियाँ व त्वचा में खुजलाहट न हो। ऐसे वस्त्र जिनमें अवशोषकता का गुण विद्यमान नहीं होता, वे शरीर से निकले पसीने को नहीं सोख पाते, फलतः त्वचा चिपचिपी हो जाती है, उनमें जलन होने लगती है, कभी कभी खुजली होने लगती है, जिन्हें खुजलाने के पश्चात वहाँ की त्वचा हट जाती है और फोड़े फुंसी होने का भय रहता है। मानवकृत रेशा यानी मानवकृत रेशा कौन सा है? रेयोन। मैनमेड रीजनरेटेड फाइबर है रेयोन को छोड़कर टेरिकोट, टेरिलीन, पॉलिस्टर आदि सिंथेटिक वस्त्रों में अवशोषकता के गुणों का अभाव होता है, यानी ये जॉब नहीं कर पाते हैं पसीने को, पानी को। अगर उनका प्रयोग गर्मी के मौसम में किया जाए तो वे वस्त्र शरीर को आराम व सुख नहीं देंगे बल्कि कष्ट पहुंचाते हैं, जिससे शरीर में और अधिक गर्मी लगने लगती है। हालांकि ऐसे वस्त्र आसानी से धोए एवं सुखाए जा सकते हैं, इनमें लगे दाग धब्बे भी क्या शीघ्रता से सूख जाते हैं। तो जिन कपड़ों में यह गुण नहीं होता है उनमें क्या है, परिसज्जाएं दी जाती है, अलग से उनके ऊपर फिनिशेज अप्लाई की जाती हैं। परिसज्जा को फिनिशेज भी बोलते हैं, उनमें फिनिशेज अप्लाई की जाती है। जिनमें यह गुण नहीं होते उनमें यह गुण डाले जाते हैं अलग से। तो क्या है, यह गुण डाल के उनको पहनने लायक बनाया जाता है। तो मानवकृत रेशा जो रेयोन होता है उसमें सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषकता का गुण होता है। और इसे किस में मापा जाता है? इसे परसेंटेज में मापा जाता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यानी उसको किस में मापा जाता है? डेनियर में मापा जाता है। और किससे? टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टर जो मशीन होती है उसमें उसको मापा जाता है, तो उसे डेनियर में मापा जाता है। और अवशोषकता को किस में मापा जाता है? परसेंटेज में मापा जाता है। तो वातावरण से इसमें क्या होता है, जो हमारा गीला कपड़ा था वो, और जितना उसमें पानी में डुबोने के बाद में उसने कितना परसेंटेज गेन किया, मॉइस्चर रिगेन किया, वो उसमें से वो घटा दिया जाता है। इस प्रकार से इसकी परसेंटेज निकाली जाती है। ये जो इसमें पिक्चर में दिखा रखा है ये क्या है, टेस्टिंग के लिए, ऐसे ही इनकी मॉइस्चर रिगेन के लिए टेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है चमक। जैसा कि आप जानते हो कई बार क्या होता है, कई कपड़े हमें आँखों को एकदम से चुभने लग जाते हैं, कईयों में चमक कम होती है और कईयों में ज़्यादा होती है। रेशों द्वारा प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को ही क्या कहलाते हैं? चमक कहते हैं उनको। रेशे जितने ही लंबे, सूक्ष्म, कोमल एवं मुलायम होते हैं उतने ही उनमें क्या होता है, चमक होती है। रेशम का रेशा प्राकृतिक रूप से ही क्या होता है, चमकदार होता है। क्यों? कि उसकी लंबाई ज़्यादा होती है और नेचुरली वो क्या है, चमकीला होता है। इसकी सतह भी काफ़ी चिकनी होती है, जिसके कारण इससे बने वस्त्रों में अनोखी ज्योति की झलक दिखाई देती है। लिनन, जूट एवं कपास के तंतुओं में चमक का अभाव होता है, परंतु वस्त्र बनाते समय इनमें परिसज्जा व परिष्कृति करके कृत्रिम रूप से चमक लाई जाती है। चमक लाने से वस्त्र की सुंदरता में वृद्धि हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लग जाते हैं। मैनमेड सभी रेशों में चमक का गुण समाहित होता है। जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनमें क्या है, यह गुण ऑलरेडी होता है। नायलॉन के रेशे में तो इतनी अधिक चमक रहती है कि वो आँखों को क्या करने लगते हैं, चुभने लगते हैं। फलतः इसी प्रकार उनकी चमक को कम करने के लिए फिनिशेस दी जाती है। तो इसी प्रकार जिनमें कम होती है उनमें परिसज्जाएँ ज़्यादा के लिए दी जाती हैं और जिनमें ज़्यादा होती है उनमें परिसज्जाएँ कम करने के लिए दी जाती हैं। जब मानवकृत धागों का निर्माण किया जाता है तभी उनमें इच्छा के अनुसार चमक लाई जा सकती है। मुलायम, चिकने व चमकदार वस्त्र ही लोकप्रिय होते हैं
और पहनने के लिए ही ऐसे वस्त्रों का चुनाव किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट आता है हमारा समानता यानी यूनिफॉर्मिटी। वस्त्रोत्पादन हेतु रेशों में समानता का गुण होना अनिवार्य है। समानता का अर्थ है रेशों या धागों की लंबाई, व्यास, आकार एवं आकृति समान हो। अगर इनमें समानता नहीं होगी और धागे कहीं से मोटे तो कहीं से पतले, कहीं गोल तो कहीं चपटे या त्रिकोणीय होंगे तो इनसे निर्मित वस्त्र में भी समानता व एक रूपता नहीं रह पाएगी, तो उनमें अंतर आ जाएगा। फलतः वस्त्र की सुंदरता, सौंदर्यता, चमक इस प्रकार से अगर वो कहीं से मोटे पतले हो जाएंगे तो क्या है, कपड़ों की मजबूती और उनका जो टिकाऊपन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी वो जहाँ से पतले होंगे वहाँ से जल्दी फट जाएंगे और वो वहाँ से क्या हो जाएंगे, कमज़ोर होकर फट जाते हैं। तो इस प्रकार क्या है, प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, लिनन, जूट आदि के रेशों में असमानता होती है। कोई भी रेशे लंबे होते हैं तो कोई छोटे होते हैं, कोई मोटे होते हैं, कोई पतले होते हैं। इसलिए वस्त्र निर्माण से पहले इनकी क्या कर दी जाती है, सॉर्टिंग यानी छटनी कर दी जाती है। वह समानता को ध्यान में रखकर गांठे बंडल्स बनाए जाते हैं अलग अलग इनको, कि ये एक समान वाले रेशे एक बंडल में रखे जाते हैं। मानवकृत रेशों में समानता लाने के लिए उनमें पहले से ही, क्योंकि वो क्या होते हैं, रासायनिक जो लिक्विड्स होते हैं यानी पदार्थ होते हैं, उनको जो जितना भी मोटा या पतला धागा चाहिए होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार स्पिनिरेट के छिद्रों से उनको गुजारा जाता है, जिससे अपनी इच्छा के अनुसार के धागे मिल जाते हैं, यानी इक्वल जो यूनिफॉर्मिटी है उसके धागे मिल जाते हैं। नायलॉन का रेशा है उसमें इक्वलिटी यानी यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, रेशों में खींचा जाता है उनको, ताकि वे सभी जगह से समान व्यास के हो जाएं। अब नेक्स्ट हमारा आता है घनत्व यानी डेंसिटी। वस्त्रों का भार उनकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है। जिन रेशों का घनत्व जितना अधिक होगा उनसे बने वस्त्र भी उतने ही अधिक भारी होंगे, यानी उनकी मोटाई। अक्सर भारी वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करते हैं, परंतु यह हमेशा सत्य नहीं है होता है। भारी वस्त्र हमेशा ही गर्माहट प्रदान करते हैं। हल्के ऊनी वस्त्र भारी वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्माहट प्रदान करते हैं। रेशम व एवं नायलॉन के वस्त्र लो डेंसिटी के होते हैं। शीशे और एस्बेस्टस के जो फैब्रिक होता है वो क्या होता है, हाई डेंसिटी का होता है। ओल्फिन के रेशे सभी रेशों से हल्के होते हैं तथा ये पानी पर भी तैर जाते हैं। वस्त्रों की गर्माहट एवं लोकप्रियता के लिए रेशों में कम घनत्व के गुण का होना अनिवार्य है। किसी भी वस्त्र की लोकप्रियता तभी रहती है जब वह कम वजन के होते हुए भी शरीर को अधिक गर्माहट एवं आराम प्रदान करते हैं। जागरूक उपभोक्ता वस्त्र खरीदते समय इन पर विशेष ध्यान देता है। हल्के वस्त्र ही वह खरीदना पसंद करता है। तो अगर मोटे वस्त्र होंगे तो वो क्या है, स्पेस भी ज़्यादा ऑक्युपाई कर लेते हैं, तो ये भी एक कारण है। नेक्स्ट आता है हमारा रगड़ने की क्षमता, यानी इसे क्या कहते हैं, अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। यह इसे अब्रेजन रेजिस्टेंस कहते हैं। सिंपल में मैंने तुम्हें बताया है रगड़ने की क्षमता, यानी अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता किसी भी रेशे का वस्त्रोत्पादन क्षेत्र के लिए एक अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण गुण है। इसके अभाव में वस्त्रों की लोकप्रियता संभव नहीं हो पाती है। आपने देखा होगा वस्त्र पहनते हैं, गंदे होते हैं तो उनको धुलाई करनी पड़ती है, और धुलाई करते करते अक्सर क्या होता है कि साड़ी का जो फॉल होता है, शर्ट की कॉलर होती है, बाहें होती हैं, वहाँ पर क्या है हम ज़्यादा रगड़ते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मैल जम जाता है। उनको रगड़ने के बाद क्या होता है, वो वहाँ से कमज़ोर होकर रेशे टूट जाते हैं। तो ऐसे वस्त्र क्या हो जाते हैं, वहाँ से कमज़ोर हो जाते तथा शीघ्रता से फट जाते हैं, जिससे क्या होता है वस्त्रों में छिद्र हो जाते हैं। उपभोक्ता वस्त्र क्रय करते समय इस बात की क्या जानकारी प्राप्त कर लेना चाहता है कि यह आसानी से घर पर रगड़ कर धोया जा सकता है या नहीं। आपने अक्सर देखा होगा कि क्या होता है, कपड़े पहनते हैं, एक दो बार वॉश यानी ब्रश वगैरह उसके ऊपर रगड़ देते हैं तो क्या होता है उस पर रोएँ आ जाते हैं, गुठलियाँ सी बन जाती हैं, हम रोए बोलते हैं उनको। तो ये क्या है, ये भी उसकी एक अच्छा गुण नहीं है। तो इस प्रकार से क्या है, कपड़ों में रोएं उठना अच्छा नहीं माना जाता। तो ये क्या है, उसकी एक कमजोरी है उस कपड़े की, तो उसमें रोएं नहीं उठनी चाहिए। तो अतर रेशों में रगड़ एवं घिसावट सहन करने की क्षमता का होना भी अनिवार्य है। प्रत्येक गृह उपयोगी वस्त्रों को रगड़ना, धोना, टांगना, इस्त्री करना, तय करना आदि अन्य रूपों में प्रयोग करना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने इस
फ़ोटो में दिखाया हुआ है ये एब्रेजन रेजिस्टेंस टेस्टर है। इसमें क्या करते हैं, जो वाइट ये जो स्वेचेज यानी सैंपल्स लगा रखे हैं, इनके ऊपर क्या है, ये वज़न रखकर इनको काफ़ी स्पीड से इन पर घुमाया जाता है इनको, जिससे क्या है, अगर इनमें पीलिंग यानी रोए उड़ जाते हैं तो इसको उसी स्टेज पर इनको कम कर दिया जाता है, क्योंकि ये तो क्या है सैम्पलिंग स्टेज पर होता है, इनको सैंपल टेस्टिंग पे कर रहे होते तो यहीं पे इनको इसको रोक दिया जाता है, यानी परिसज्जाओं के द्वारा इनमें ये गुण समाहित कर दिया जाता है। तो ये था हमारा अब तक की क्लास में। अब आगे हमारे इसके कुछ पॉइंट्स और रहते हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको इतना समझ में आया, उसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना और फिर इसको दोबारा से समझना, सुनना इसको ध्यान से और उसको याद करने की कोशिश करना। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।